जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपी पीसीएस का जो मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसका जो है हम लोग आज 10वां मॉक टेस्ट करने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जो भी होंगे वो विज्ञान विशेष होंगे, ठीक है, विज्ञान विशेष होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसका नाम क्या है? ओस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सीरोलॉजी या जियोलॉजी। तो पहले का उत्तर हो जाएगा यानी कि ओस्टियोलॉजी। ठीक है, ओस्टियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। कुछ और जान लेते हैं जो भी ऑप्शन में दिए हुए थे विज्ञान की शाखाएं उनके बारे में। ओरोलॉजी क्या करता है? पहाड़ों का अध्ययन करता है। सीरोलॉजी क्या करता है? सीरम का अध्ययन करता है। जियोलॉजी क्या करता है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना और इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन करता है। तो जान लीजिए एक बार और कि ओरोलॉजी पहाड़ों का अध्ययन करता है, सीरोलॉजी जो है सीरम का अध्ययन करता है, जियोलॉजी जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना और इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। जैविक विकास के संदर्भ में सांप के अंगों की हानि का घटना, ठीक है, की घटना, हानि की घटना द्वारा समझाया गया है। जैसे देखिए सांप के अंदर कान नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कान क्यों नहीं होते हैं? यह जो है लैमार्क जी जो है क्या किया गया था, इसको डिटेल में समझाया गया था। तो उन्होंने किस जो है मतलब कि अपने प्रिंसिपल समझाया था कि अंगों का उपयोग या अनुपयोग द्वारा समझाया था, कि बिलों में रहने के लिए अनुकूलन समझाया था, या प्रकृति के चयन से, या अधिग्रहित पात्रों की विरासत से समझाया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग से। ठीक है, मतलब क्या कि जो भी स्पीसीज है अगर उस अंग का प्रयोग करता है तो वो अंग जो है उसके अंदर बरकरार रहेगा, और नहीं प्रयोग करता है तो वो अंग क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। उस अंग की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अंग जो है वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। तो देख लीजिए लैमार्क ने 2 सिद्धांत दिया था, अंगों का उपयोग और अनुपयोग और अधिग्रहित लक्षणों का विरासत। यानी कि कोई भी स्पीसीज अंगों का प्रयोग नहीं करता है तो कुछ जनरेशन बाद जो है वो अंग खत्म हो जाएंगे, और अधिग्रहित लक्षणों का विरासत मतलब कि जो भी स्पीसीज है अपने ऊपर वाले जो भी उसके माता पिता हैं उनसे जो है कुछ लक्षणों को विरासत में लेके पैदा होता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से उन्होंने समझाने की कोशिश किया था। तो फिलहाल सांप का जो अंग हटा हुआ है वो अंगों के उपयोग और अनुपयोग से हटा हुआ है, ये पहले प्रिंसिपल से हटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से पर विचार करिए। ठीक है, सी काऊ है, सी हार्स है, सी लायन है। ये सारे तीनों जो है किसमें पाए जाने वाले हैं स्पीसीज? ये तीनों जो है समुद्र में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा जो है इसमें से स्तनपायी है, इसमें से कौन सा स्तनपायी है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है सी काऊ और सी लायन ये दोनों क्या हैं, स्तनपायी हैं, लेकिन सी हार्स स्तनपायी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न बहुत बनते हैं। सी काऊ और सी लायन क्या है, स्तनपायी हैं। कुछ ऐसे स्तनपायी हम लोग जान लेते हैं जो कि डायरेक्ट, जिन पे कई बार प्रश्न बन चुका है, तो उनको एकदम रट जाइएगा। सी काऊ हो गया, सी लायन हो गया, डॉल्फिन हो गया, और सील हो गया, और बैट्स हो गया। ठीक है, ये ऐसे क्या हैं, स्तनपायी हैं जो जिन पे बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो भी जितने हैं इनको एकदम याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। कुनैन मलेरिया के इलाज में प्रभावी दवा निकाला जाता है। ठीक है, कुनैन जो है मलेरिया के इलाज में प्रभावी दवा से निकाला जाता है। कुनैन किससे निकाला जाता है बताइए, जो कि मलेरिया के इलाज में काम आता है? दालचीनी की छाल से, सिनकोना की छाल से, आसिमम के पत्ते से, या बबूल कत्था की छाल से। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सिनकोना की छाल से जो है कुनैन निकाला जाता है, जो कि मलेरिया के इलाज में काम आता है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। खमीर यानी कि ईस्ट उदाहरण है। ईस्ट किसका उदाहरण है? ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो,
IAS हो, उत्तराखंड PCS हो, LDC, UDC, लोअर PCS, हर जगह ये प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल आते ही आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या एल्गी। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि फंगस, ठीक है। ईस्ट किस में आते हैं? फंगस में आते हैं। कुछ और फंगस को जान लीजिए जो कि डायरेक्ट प्रश्न बन के आए हैं। ईस्ट तो है ही, मूल्ड भी है और मशरूम भी किस में आता है? ये सारे जो है फंगस की कैटेगरी में आते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। डीएनए में मौजूद शुगर है, ठीक है। डीएनए में मौजूद शुगर कौन सा है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज। तो डीएनए में मौजूद जो शुगर है उसका नाम क्या है? वो है डीऑक्सीराइबोज। ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज जो है क्या है? डीएनए में मौजूद शुगर है। डीएनए क्या करता है? और जो हमारे माता पिता से आनुवंशिक रूप से जो भी मिलता है, ठीक है, वो किससे ट्रांसफ़र होता है बच्चों में? डीएनए के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होता है। तो डीऑक्सीराइबोज जो है डीएनए में पाया जाने वाला क्या है? शुगर है। डीएनए एक सूचना अणु है, इन्फॉर्मेशन देता है, जो मुख्य रूप से कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ये कहाँ होता है? ये मान लीजिए कि सेल है और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है ये। तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए क्या करता है? माता पिता से जो भी गुण हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है? ठीक है, जैव उर्वरक पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो बताइए जैव उर्वरक कौन सा है? अजोला है, नील हरी एल्गी है, अल्फा है या सभी हैं? तो कूट में दिया गया ओनली 1 है, ओनली 1 2 है, या ओनली 1 and 3 है, या 1 2 3 है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 1 and 2 है। 1 and 2 है यानी कि अजोला और नील हरी एल्गी जो है क्या है? ये जैव उर्वरक हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें सेल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसमें सेल होते हैं, सेल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? जैव उर्वरक होते हैं। तो अजोला और नील हरी एल्गी हैं, अल्फा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, ठीक है, जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, जो ऑप्शन दिया गया उसकी बात हो रही है। नील हरी एल्गी है कि फंगी है, कवक है, या अमीबा है, या यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना है, ठीक है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि नील हरी एल्गी को जो है कुछ वैज्ञानिकों ने सबसे पुराना जीव माना है। कुछ का ये भी मानना है कि हम लोग का जो है मानव की उत्पत्ति, चाहे जितने दुनिया में स्पेसीज हैं उनकी उत्पत्ति जो है नील हरी एल्गी से ही हुआ है। कुछ बैक्टीरिया को भी मानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है इस ऑप्शन के हिसाब से ये उत्तर सही हो जाएगा। नील हरी एल्गी को जो है साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, नील हरित एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, ठीक है। अपना भोजन किससे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि फोटोसिंथेसिस से। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। गेहूं में रोटी बनाने की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। देखिए, हम लोग अगर चाहेंगे तो बेसन का गूंथ के आटा और रोटी बेल के नहीं बना सकते हैं। चावल के आटे को जो है गूंथ के और रोटी चाहेंगे कि बेल बना लें तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे आटे को हम लोग बनाते हैं, तो उसमें आटे में कौन सा ऐसा गुण है जिससे रोटी बन जाती है, ये प्रश्न है। तो ग्लूटेन है, ग्लोब्यूलिन है, ग्लाइसिन है, या लाइसिन है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में लिखना बड़ा कठिन हो जाता है, तो ये साइंस के थोड़ा सा टर्म्स होते हैं, तो इसको जो है अंग्रेजी में याद ही रखा जाए और लिखा भी जाए तो सही रहता है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि ग्लूटेन है। क्या है? ग्लूटेन है जो रोटी बनाने के लिए उसमें गुणवत्ता पैदा करता है। ये किस लिए, कौन सा गुणवत्ता पैदा करता है, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। ग्लूटेन जो है गेहूं में पाया जाने वाला क्या है? एक प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा, एक प्रोटीन है। ग्लूटेन आटे में कोई इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। आटे में क्या करता है? इलास्टिसिटी, यानी कि रबड़ की तरह हल्का सा फैलाने की कोशिश करता है। जब हम लोग बेलते हैं तो इसे बढ़ने में मदद करता है, इसे बढ़ने में, और इस आकार में रखता है, इसे जो है एक आकार में मेंटेन रखता है, ठीक है, खींच के और जोड़ के, ठीक है। और अंतिम उत्पाद जो भी बनता है उसको चबाने की बनावट में भी बरकरार रखता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं, साइंटिफिक नेम है सारे, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स के नाम है। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लाविन है। विटामिन B3 जो है नियासिन है। विटामिन B5 जो है कोबालामिन है। तो ध्यान रखिएगा,
1, 2 और 3, ये तीनों जो है ऑप्शन क्या है, सही सुमेलित है। तो इसको याद भी रखना है आपको कि विटामिन B1 को जो है थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, विटामिन B3 को जो है नियासिन कहते हैं, लेकिन विटामिन B5 को क्या कोबालामिन नहीं कहते हैं। कोबालामिन किसको कहते हैं? विटामिन B12 को, ठीक है, विटामिन B12 को कहते हैं क्या? कोबालामिन। विटामिन B5 को क्या कहते हैं जान लेते हैं। विटामिन B5 को कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा अवरोधक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो भी मौजूद वसा है वो किसके अवरोधक के रूप में काम करता है? शरीर से गर्मी को कम करने में काम करता है ये, या आवश्यक शरीर से तरल पदार्थ जो भी का नुकसान होता है उसको रोकने में काम करता है, या शरीर से लवण की हानि होती है जो भी साल्ट वगैरह निकलता है उसको रोकता है, या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों को प्रवेश करने से रोकता है। तो जो भी हमारे त्वचा के अंदर मौजूद वसा होता है वो क्या करता है? हमारे शरीर की गर्मी को मेंटेन रखता है, ठीक है। क्या करता है? हमारे शरीर की जो है हीटनेस को मेंटेन रखता है, शरीर को गर्म रखने का काम करता है। यह क्या करता है? ये जो फैट होता है यह एनर्जी स्टोर के रूप में कार्य करता है और थर्मल इंसुलेटिंग यानी कि हीट को इंसुलेट रखता है, मतलब हीट को जो है ट्रांसफर होने नहीं देता है, पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। इंसुलेट मतलब क्या होता है? नॉन कंडक्टर की तरह से होता है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। संतृप्त वसा की तुलना में असंतृप्त वसा अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी कि रिएक्टिव। प्रतिक्रियाशील मतलब क्या होता है? रिएक्टिव। थोड़ा सा अंग्रेजी टर्म भी जान लीजिए। संतृप्त वसा जो होते हैं की तुलना में असंतृप्त वसा अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा, असंतृप्त वसा जो है कि संरचना में केवल एक बंधन होता है, माने कि सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड किसमें? असंतृप्त में। तो ध्यान रखिएगा ये वाला गलत है, ठीक है। असंतृप्त में जो है यानी कि अनसेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। अनसेचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तभी जो है आसानी से ये टूट पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो सही है लेकिन दूसरा क्या है? गलत है इसमें। संतृप्त वसा क्या होता है? असंतृप्त तो वही होता है जो आसानी से क्या हो सके। देखिए, असंतृप्त वसा क्या होता है? जो आसानी से रिएक्टिव कर जाता है, अभिव्यक्त कर जाता है, ठीक है, प्रतिक्रियाशील होता है। असंतृप्त वसा में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और संतृप्त में क्या होते हैं? संतृप्त वसा में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड, ठीक है। और हल्का सा आपको आइडिया होगा किस चीज़ का? हल्का सा आपको आइडिया होगा थोड़ा साइंस का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ए सत्य है और आर क्या है? असत्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है निम्न में से बताइए। उसको खोजना है। एड्रेनलिन जो है क्रोध, भय और खतरा जब भी मतलब ये होता है तो एड्रेनलिन का सेक्रेशन होता है हार्मोन्स का। एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है, बिल्कुल। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को क्या करता है? मेंटेन करता है बॉडी में। फेरोमोन्स जो है जोड़ों का तरल है। तो देखिए 1, 2 और 3 ये सही है, ठीक है। तो एड्रेनलिन जो है क्रोध, भय और खतरा के सिचुएशन में सेक्रेशन होता है ये हार्मोन का। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं का क्या है? हार्मोन है। और इंसुलिन जो है ग्लूकोज को बॉडी में मेंटेन रखता है। लेकिन फेरोमोन्स जो है जोड़ों का तरल नहीं है, ये गलत है। तो यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं वही पूछ रहा है, तो डी उत्तर हो जाएगा। फेरोमोन्स है क्या? इसको जान लेते हैं। फेरोमोन्स क्या है? गंध की भावना के माध्यम से विपरीत सेक्स के पार्टनर को क्या करता है? आकर्षित करता है। मतलब कि फेरोमोन्स ऐसा है जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ये ऐसा हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। मानव में तृप्ति और प्यास केंद्र निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं? मस्तिष्क के जो है 4 भाग होते हैं, उसमें से जो है आपको बताना है किस भाग में जो है तृप्ति और प्यास जो है किस भाग में स्थित होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क यानी कि फोरब्रेन में, या हाइपोथैलेमस में, या मेडुला में, या आपकी ग्लोब में, ठीक है, आपकी ग्लोब में। तो 14 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हाइपोथैलेमस में जो है तृप्ति और प्यास क्या होता है? ये जो है केंद्र स्थित होते हैं तृप्ति और प्यास के। तो हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित हार्मोन जो है शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है, प्यास को, भूख को, नींद को, स्कर्डियन लय को, मूड को, सेक्स ड्राइव को और शरीर में अन्य हार्मोन की रिहाई को नियंत्रित करता है। यानी कि जो भी रिलीज होते हैं अन्य हार्मोन उसको भी नियंत्रित करता है। साथ में
शरीर में तापमान है, प्यास है, भूख है, नींद है, स्कर्डियन लय है, मूड है, सेक्स ड्राइव है, इसको भी नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, माइंड का पार्ट है ये। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं, बताइए। ठीक है, IAS का प्रश्न है ये, लेकिन ऐसे प्रश्न बिल्कुल आने के चांस बनते हैं। निम्नलिखित पौधों पर विचार करिए कि इनमें से किस पौधों का जो है प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन तना को काट कर किया जाता है, यानी कि इनका बीज नहीं बोया जाता है, तना को काट के जो है और इनको बो दिया जाता है। ठीक है, तना को काट काट करके जो है ज़मीन में बो देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जम जाएंगे, यानी कि प्रोपोगेशन इनका शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सा है? पहला है बोगेनविला, ठीक है, या कार्नेशंस, कोको या अंगूर। तो इसमें से 1 और 2 सही है कि 2, 3, 4 सही है कि 1, 2, 3, 4 सही है कि ऊपर के सभी सही हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये चारों पौधे ऐसे हैं, यानी कि उत्तर डी सही हो जाएगा। ये चारों पौधे ऐसे हैं जो जिनको जो है जिनके तना काट कर जो है प्रोपगेशन किया जाता है, यानी कि इनको बोया जाता है। तो इनका नाम जो है एकदम बिल्कुल रट जाइएगा। ठीक है, और इनके आने के चांस बनते हैं ऐसे प्रश्नों के। देखिए, मैं प्रश्न वही रखता हूँ जिनके आने के पूरे चांस बनते हैं, मैं जो है आलतू फालतू प्रश्न नहीं रखता हूँ। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।